सेल्स लाइन में जब मेरी शुरुआत हुई थी, और उन दिनों जो मैं इंटरव्यू देता था उसको मैं आज याद करता हूं तो बहुत ही समझ लो हंसी आती है। और सोचता हूं कि क्या क्या मैंने गलतियां की थी उस टाइम पे। अगर मैं वो गलतियां नहीं करता तो मुझे सफलता थोड़ी सी और ज्यादा मिल गई होती। क्या क्या मैं गलतियां करता था, क्या क्या एज ए फ्रेशर, एज ए नए लोग आपको नहीं करनी चाहिए। ये चीज फिक्स है और इस चीज का इंपैक्ट आपके कैरियर पर पड़ता है। सबसे पहले मैं क्या करता था कि मैं जब स्टार्टिंग में जाता था, मान लो कोई पोस्ट है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, और वहां पर सैलरी रेंज देखो, हर कोई सैलरी फिक्स नहीं रखता। सैलरी एक रेंज रहती है कि 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए सीटीसी, या इसको आसान शब्दों में ये कह लीजिए कि 7,000 से लेके 12,000 रुपए तक सैलरी मिल जाएगी, जैसा कैंडिडेट की परफॉर्मेंस होगी, एक्सपीरियंस होगा। तो जब हम वहां जाते थे और मेरा कई जगह सिलेक्शन हो भी जाता था, कई जगह जब हो जाता था तो वहां पर सैलरी वो लोग बता भी देते थे कि आपको 7,500 रुपए इन हैंड सैलरी मिलेगी, प्लस टीए डीए और जो भी अदर एक्सपेंस है मंथ वो अलग से मिलेगा, या आपको 8,000 रुपए मिलेगी। तो मैं 1,000 रुपए के लिए 500 रुपए के लिए गिड़गिड़ाता था। मैं उनको बताता था, सर मैंने तो एमबीए भी कर रखा है और आप कुछ समझिए, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई भी करी है, और फिर मैं 7,500 रुपए, कम से कम आप 1,000 रुपए पर मंथ का और बढ़ा दीजिए। मैं बहुत ही समझ लो इतना मतलब रोने जैसा हो जाता था, और फिर कहता था इस तरह से। मैंने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू में कहा, बहुत सारे एचआर को कहा, कुछ फीमेल एचआर थी, कुछ मेल एचआर थे, लेकिन उसका कोई भी इंपैक्ट कभी भी नहीं पड़ा। कभी भी उनके चेहरे पर या उनके दिमाग में कोई भी जू नहीं रेंगती थी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कैंडिडेट हुआ। यहां तक कि उल्टा ये होता है कि वो मन में हंस रहा होता है, जो एचआर होता है, फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई भी हो, वो मन में हंस रहा होता है और ये सोच रहा होता है, अब मैं उसको बता नहीं सकता कि क्या चीज। फिर एक दूसरी गलती मैं ये करता था कि जो भी मैं इंटरव्यू में जाता था, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि यार एमबीए करने के बाद मैंने बीसीए किया, बीसीए भी मैंने बाहर रह के पढ़ाई की और अच्छी खासी की। ऐसा नहीं था कि कॉलेज में बंक मार के मैंने पढ़ाई करी। तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था, क्योंकि मैं उनसे कहता था कि सर मैंने एमबीए भी किया है, मैंने बीसीए भी किया, मैंने अच्छी खासी पढ़ाई की थी, आप मुझे बीसीए में से कुछ भी पूछ लीजिए, एमबीए से कुछ भी पूछ लीजिए। लेकिन सच बताऊं तो ये पोस्ट ऐसी नहीं थी कि यहां पर एमबीए की कोई जरूरत हो। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में एमबीए की कोई भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी एचआर, चाहे फीमेल हो मेल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरव्यू लेता है वो इन चीजों को पूछता ही नहीं है। उसे कैंडिडेट की पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, उसे बस 12th लेवल तक की पढ़ाई से मतलब है, 12th लेवल की एजुकेशन से मतलब है, जिसमें जोड़ घटाना, परसेंटेज निकालना, यही चीज आनी चाहिए, कैलकुलेटर चलाना, यही चीज आनी चाहिए। तो वो यही चीज ज्यादा पूछता था, और हमें आता था मैथ के बड़े बड़े फॉर्मूले, बड़े बड़े हमने सवाल हल किए थे, वो चीजें याद थी। वैसा कोई क्वेश्चन पूछता तो हम उसका जवाब देते, कॉस थीटा साइन थीटा, ये एमबीए के जो सवाल थे। तो वैसा कभी चांस ही नहीं आया कि उन्होंने पूछा। तो एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि यार इतनी जो हमने पढ़ाई करी है, बड़ा ही गलत हमने पढ़ाई कर ली। हमें तो सीधा 12th करके और सेल्स मार्केट में आ जाना चाहिए था। तो आज जो हमने पढ़ाई में अपने 5-6 साल बर्बाद किए हैं, ये 6 साल का हमारा एक्सपीरियंस हो जाता, और अभी हम सेल्स ऑफिसर या एएसएम बनने की कगार पे होते, तो इतना हमें गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। क्योंकि जब हम 12th करके आते तो हमें 5,000 रुपए मंथ की सैलरी भी मिल जाती, प्लस एक्सपेंस टीए डीए, तो भी हमारा गुजारा हो जाता। हमने जो फालतू में इतना पैसा खर्च किया है, एक तो उसका सिर पे बोझा था, एक इतनी बड़ी पढ़ाई करी है, समाज में हमारा नाम हो चुका है कि इतना पढ़ लिख लिया है, तो उसका एक बोझा था। और फिर ऊपर से 7,000 रुपए, 8,000 रुपए, 9,000 रुपए, 10,000 रुपए मिलते हैं, तो बड़ी ही दिक्कत होती थी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार एमबीए करने के बाद 7,000 8,000 थोड़ी मिलते हैं, 25,000 30,000 मिलते हैं। जितने लोग हर साल एमबीए करते हैं ना, मोस्टली सभी की जो एवरेज सैलरी होती है 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में होती है, आज की डेट में भी। आपके अगल बगल 2-4 लोग हो झूठ बोलने वाले, वैसे चीजें, तो वो अलग बात है। मैं एवरेज पर्सन की बात कर रहा हूं। तो बड़ी ही दिक्कत होती थी, मैं रुआसा टाइप का हो जाता था, बहुत ही
कई इंटरव्यू में तो मैं मतलब मेरा इंटरव्यू हो लिया और मुझे लगा कि अब मेरा पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बहुत ही मैं इंटरव्यू दे दे के थक जाता था और बहुत ही मतलब समझ लो कई इंटरव्यू में तो मैं रोया भी हूं, मेरे आंसू ही निकल चुके हैं। तो एचआर ने चुप कराया है कि चलो कोई नहीं, ऐसे मेहनत करते रहो मिलेगा। एचआर का रटा रटाया सवाल होता है। आज मैं उन चीजों को याद करता हूं तो मुझे हंसी क्यों आती है। पहली बात, मेरे सामने भी कोई आके रोने लगेगा, कोई भी कैंडिडेट, तो मैं पहली बात उसे समझूंगा कि बड़ा कमजोर कैंडिडेट है। यही चीज वो एचआर सोचते थे। कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरव्यू में आता है और रोने लगता है या कोई भी जॉब के लिए गिड़गिड़ाने लगता है या सैलरी बढ़ाने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, तो इससे पूरा एक संकेत ये जाता है कि कैंडिडेट बड़ा ही कमजोर है। दूसरी चीज, कभी भी हम कोई इंटरव्यू लेते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी इंटरव्यू लेती है तो वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी को सेलेक्ट करना चाहती है, जो बहुत ही पावरफुल हो, मजबूत हो, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो, कम्युनिकेशन अच्छी हो, अपनी नेगेटिव चीजों को ज्यादा नहीं बताए, पॉजिटिव चीजों को ज्यादा बताए। तो इसीलिए अब वो रहता है कि यार वो एचआर क्या सोचता होगा कि ये कैंडिडेट इतना पढ़ लिख के भी भीख मांग रहा है। फिर धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि मुझे उस समय पता नहीं चला, आज ही मैं हंसता हूं। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी चीजों में सुधार किया, मतलब मैंने फिर रोना गाना बंद कर दिया। मुझे पता चल गया कि ये एचआर के हाथ में कुछ नहीं है, इन सब के हाथ में कुछ नहीं है। इनको एक अच्छा कैंडिडेट, सुटेबल कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट, टिकाऊ कैंडिडेट चाहिए, वो भी कम पैसों में। मैंने फिर कहा अपने दिमाग से, दिल से, कि भाई सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसो और ज्यादा से ज्यादा स्किल्स, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस कम समय में सीखो और फिर दूसरी जगह इंटरव्यू दो। फिर जाके बात बनी। आप भी यही करिए।